हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली क्लासेस में। तो एग्जामिनेशन आपका दिसंबर वाला बहुत नज़दीक है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पेपर वन के कुछ 51 वन लाइनर्स यानी एक लाइन में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 51 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद ही वीडियो को देखिए। आगे पूरा वीडियो देखते रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो देखिए, सबसे पहला है कि टीचिंग क्या है। टीचिंग जो है एक टू वे डायरेक्टिव प्रोसेस होता है। ये टीचर और लर्नर के बीच में होता है ना। ये तो आपको पता है कि भाई शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होने वाली जो सक्रिय प्रक्रिया होती है एक, है ना। और ये कैसी होती है, द्विदिशात्मक, मतलब टू वे, यानी स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट करेगा, कुछ पूछेगा क्वेश्चन, टीचर स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर भी जवाब देंगे, स्टूडेंट भी जवाब देंगे। तो ऐसा होता है टीचिंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर है, यानी कि क्या हम चाहते हैं कि व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, जो परिवर्तन आए वही अधिगम कहलाता है। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग जो है ना, वो एक मेजरिंग या मेजरमेंट होता है और टेस्ट एक टूल होता है टेस्टिंग करने का। यानी टेस्टिंग करने के लिए आप टेस्ट एक रेडी करते हैं। टेस्ट क्या होता है? ये एक प्रदर्शन मापने का उपकरण होता है। टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से आप टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। कोई समेटिव असेसमेंट होता है, कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, समेटिव मतलब एंड टर्म में होता है ना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होता है और इसके अलावा रेमेडियल टीचिंग आपने नाम सुना होगा, वो होता है। ये सभी अलग अलग है। और इसके अलावा टूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्टिंग भी होता है, ऑफलाइन टेस्टिंग भी होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, सीबीटी जिसको हम कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग है ना। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। कभी भी अगर हम परफॉर्मेंस या प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, आकलन करना चाहें, जिससे हम कुछ जजमेंट ले सकें। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो क्लास 5th में पढ़ता है और उसको 6 में प्रमोट करना है, तो हम इवैल्यूएट करेंगे क्या वो कक्षा जो है छठी में यानी क्लास 6th में जाने के लायक है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन होता है। वैसे ही कोई भी मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन होगा कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब हम आते हैं जो मेन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन। ब्लूम का की वर्गीकरण पद्धति, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, इसमें अलग अलग डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। 3 डोमेन होते हैं। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में सबसे पहले आता है सबसे निचला स्तर होता है रिमेम्बरिंग, याद करना, रटना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको रटाया जाता है, चाहे वो अल्फाबेट रटाया जाए, चाहे उनको टेबल रटाया जाए। अच्छा, अंडरस्टैंड मतलब समझना, है ना। तो समझना इसके अंदर आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाला। तो उसके बाद बच्चे भी समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, मतलब क्या होता है, 2 × 2 अगर हम करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 बार 2 आता है तो यानी वो 4 हो जाता है। तो ये समझने वाला। अब इसको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में। तो वो अगर दुकान पे जाते हैं 2 के 2 सिक्के लेके, तो वो कहेंगे कि भाई हम 2 और 2 4 रुपए हम लेके आए हैं, तो हमें कुछ ये 4 रुपए का सामान दे दो। तो ये अप्लाई किया उन्होंने। एनालाइज का क्या होता है कि भाई यहाँ पर विश्लेषण होता है। कैसा जैसे हम अपने दिमाग में कुछ कुछ भी एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद ये सभी हम अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ रहे हैं। यानी अप्लाई, एनालाइज, ये सभी इवैल्यूएट एंड क्रिएट, जैसे सिंथेसाइज भी कहते हैं, ये सभी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इसके बाद आता है ये एनालाइज, एनालाइज के बाद आता है इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन, और सबसे ऊपर आता है क्रिएट यानी सृजन। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव लेवल है। इसके बाद हम आते हैं साइकोमोटर डोमेन में। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन में देखिए सबसे पहले आता है परसेप्शन, है ना, यानी कि ग्रहण। इसके बाद आता है सेट, तैयारी। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, निर्देशित प्रक्रिया होती है ना। इसके बाद आता है मैकेनिज्म, है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं जटिल क्रिया। इसके बाद अडाप्टेशन आता है, अनुकूलन, और फिर आता है ओरिजिनेशन, मौलिक सृजन। तो ये ऐसे ही आप याद रखेंगे, है ना, कि सबसे पहले आता है परसेप्शन, फिर सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, फिर अडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। साइकोमोटर डोमेन का ये ऐसे ही बनता है, तो ऐसे ही आप याद रखेंगे। इसका कुछ आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कि PSGMCAO, है ना। PSGMCAO मकाओ, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो PSG एक फुटबॉल टीम का नाम है, याद रखिएगा, है ना। तो इससे आप याद रखें। पेरिस सेंट जर्मन्स करके एक फुटबॉल टीम है। नेमार प्लेयर का नाम आपने सुना होगा, नेमार इसी में खेलते थे। तो पेरिस सेंट जर्मन, PSG और मकाओ, है ना। ये आपका ये हो गया।
इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है, और अफेक्टिव डोमेन में हम देख लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र। इसमें सबसे पहले आता है रिसीविंग यानी ग्रहणशीलता, फिर आता है रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया हम देते हैं, फिर वैल्यूइंग मूल्यांकन, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग संगठन, फिर आता है कैरेक्टराइजिंग यानी मूल्य धारण, है ना। तो ये अलग अलग जो है ये अफेक्टिव डोमेन में आता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यक्तिपरकता कम होती है। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना ये सब्जेक्टिविटी असेसमेंट में जो होता है ना उसको रिड्यूस करते हैं, है ना। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ना, ये एक ये लगभग आप कह सकते हैं जनरलाइज होते हैं, सबके लिए बने होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है ये। तो ये अगर मास लेवल पे आपको टेस्टिंग करना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए जो बड़े-बड़े जितने भी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम हो गया, चाहे जो भी आपका प्री का एग्जामिनेशन होता है पीसीएस वगैरह में, वो सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लिए जाते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं। भ्रामक जो होता है, डिस्ट्रैक्टर्स आर इनकरेक्ट बट प्लॉजिबल ऑप्शंस इन एमसीक्यू। एमसीक्यू में जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं ना वो इनकरेक्ट या गलत परंतु संभावित विकल्प होते हैं। आप देखते हैं ना एमसीक्यू में कई बार हमें ऐसी चीजें आती है, लगता है कि ये सही है लेकिन वो गलत होता है, उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। रूब्रिक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स पूर्व निर्धारित गुणांक सूची है, एक प्री डिफाइंड स्कोरिंग गाइडलाइन होता है रूब्रिक, जहां पर स्कोर हमें देना होता है और अलग अलग जो है हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि इसको इतने स्कोर, इसको इस लेवल पे इतना स्कोर हम देंगे, तो ये इसको हम कहते हैं रूब्रिक्स, है ना। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद क्या होता है। रचनावाद का मानना होता है ना कि ज्ञान विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है। लर्नर जो होता है ना वो खुद अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्टर है, उसको अलग से ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, वो खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, खोजेगा, ढूंढेगा, अपने ज्ञान का सृजन जो है वो खुद करेगा। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कंस्ट्रक्टिविज्म का ये मानना है। फ्लिप्ड क्लासरूम आजकल बड़ा चल रहा है। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक प्रश्न आपसे जो है पूछ सकता है। फ्लिप्ड क्लासरूम जो होता है ना, उल्टा कक्षा मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब क्या होता है कि आप घर पे स्टडी करते हैं, आपको सारे कोर्सेज, वीडियो कोर्स और थ्योरी वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। घर पे आप स्टडी करते हैं और अप्लाई करते हैं उसे क्लास में आके, क्लास में उसका एप्लीकेशन आप करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लिप क्लासरूम। मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और जैसे भारत का अपना जो मुख है वो है स्वयं। स्वयं भारत का अपना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचआरडी ने लॉन्च किया था, अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो मूक जो है उसी को हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। तो ये है आपका स्वयं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मूक में अगर हम बाहर के देखें तो खान एकेडमी आ जाएगा, कोर्सेरा आ जाएगा, है ना। ये सभी नाम भी आपको याद रखना है। एडेक्स आ जाएगा, है ना। ये सभी मूक्स हैं। और मूक्स का एक फीचर ये होता है कि ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और या सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, या बहुत कम कॉस्ट में, वेरी मिनिमल कॉस्ट पे ये आपको प्रोवाइड करते हैं। स्वयं जैसा कि हमने बात किया, भारत का अपना ऑफिशियल, भारत का आधिकारिक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है ये, है ना। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है ना, चौबीसों घंटे और सातों दिन चलने वाले एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स हैं। बिना इंटरनेट के आप डायरेक्ट टू होम सर्विस यानी फ्री डीटीएच जो आता है, डीटीएच एंटीना होता है ना, उसके माध्यम से सीधे आप टीवी में देख सकते हैं। चौबीसों घंटे सातों दिन ये चलते हैं, चैनल्स होते हैं इस पे अलग अलग। तो यहाँ पर जो है स्कूल लेवल से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल के अलग अलग चैनल्स बने हैं, वहाँ लर्निंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही काबिल, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, है ना। और डेली कंटेंट रिफ्रेश भी होता है, 4 घंटे या 5 घंटे का कंटेंट डेली जो है नया ऐड होता है और उसको रिपीट पे चलाया जाता है। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, आप रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी, क्योंकि कंटेंट रिपीट होता रहता है। NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा संवर्धन हेतु राष्ट्रीय योजना को हम कहते हैं NMEICT। फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखेंगे। अच्छा, पूछ देता है ई कंटेंट या ई सामग्री क्या होता है। इसमें कंटेंट आ जाता है, जो सामग्री है पढ़ने की, पठन पाठन की। इसके अलावा मल्टीमीडिया, दृश्य श्रव्य दोनों आ जाता है, यानी आप देख के सुन के भी सीखते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और असेसमेंट यानी मूल्यांकन भी इसमें शामिल होता है। अब कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। 5G टेक्नोलॉजी सबसे आप जानते हैं फिफ्थ जनरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है 5G का मतलब। और ये हाई स्पीड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन देता है। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जब डेटा पैकेट होते हैं और जब
मतलब जिस टाइम पे आपने क्लिक किया कोई भी वेब पेज को, वहाँ से इन्फॉर्मेशन और फिर वापस से वहाँ से इंटरनेट से जो रिस्पॉन्स आया, इसके बीच का जो गैप होता है इसको हम लेटेंसी कहते हैं। और 5G बहुत हाई स्पीड हो देता है, इसलिए लेटेंसी काफ़ी कम होता है कम्युनिकेशन में। आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे आपका अपना खुद का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। और यहाँ पर आपको जो है आपके आईपी एड्रेस से आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर को ट्रैक किया जा सकता है। आप कहाँ से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप अपने आईपी एड्रेस को मास्क कर सकते हैं। यानी अलग-अलग कंट्रीज़ के आईपी एड्रेस आप वीपीएन का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि अभी इंटरनेट पर आपको कोई ट्रैक ना कर सके। तो आईपी आपका यूनिक आइडेंटिटी होता है डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर, कि कैसे आपको ढूँढा जाएगा। अच्छा, फ़िशिंग क्या होता है? फ़िशिंग जो है, ये एक तरीके का आपके कॉन्फिडेंशियल, आपकी बहुत ही गोपनीय जानकारी को धोखे से, धोखाधड़ी, फ्रॉड से जो है, उसको हासिल करने को हम फ़िशिंग कहते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि मैलिशियस लिंक्स आते हैं, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास चला जाता है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा चला जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं फ़िशिंग। स्पैम क्या होता है? स्पैम जो है ये अवांछित संदेश को हम स्पैम कहते हैं, यानी अनवांटेड ईमेल या मैसेज जिसको हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंपनीज़ वाले ऐड भेज देते हैं। आपका नंबर जो है वो डायरेक्टरी के थ्रू वो लोग पूरा लेके और इसको पूरा चारों तरफ इंटरनेट पे बाँटने की वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ बहुत ही अनवांटेड ईमेल और फ़ोन कॉल, मैसेजेज़ आते रहते हैं, उसको हम स्पैम कहते हैं। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो है एक सिक्योरिटी बैरियर है। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर के बाहर एक गार्ड लगा हुआ है और किसी को अंदर आने से पहले वो चेक करेगा, उनका आइडेंटिटी चेक करेगा, कौन है, कैसे। वही फायरवॉल आपके कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए काम करता है। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी बैरियर के तौर पे काम करता है नेटवर्क्स के लिए। डेटा माइनिंग क्या होता है? देखिए, माइनिंग मतलब खनन। आप जानते हैं भाई, कोई भी चीज़ हम मिनरल वगैरह निकालने के लिए माइनिंग करते हैं, लेकिन डेटा माइनिंग क्या होता है? अगर हम बड़े-बड़े हमारे पास डेटा सेट्स आ जाए और उनसे हम मीनिंगफुल पैटर्न निकालना चाहें, हम देखना चाहें कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या किस तरफ जो है ये डेटा हमें निर्देशित कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग, है ना? बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा मतलब बहुत अधिक मात्रा, बहुत हाई वॉल्यूम में डेटा हो, उस डेटा में बहुत विविधता हो, अलग-अलग प्रकार का वो डेटा हो और उसमें जो है ना वेलोसिटी, वैरायटी, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो। तो इसको हम कहते हैं बिग डेटा और इसका ही आजकल बड़ा चलन है बिग डेटा एनालिसिस। तो हम एनालाइज़ करते हैं उसको, विश्लेषण करते हैं बिग डेटा का और उससे हम काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें निकाल कर और कंपनीज़ को देते हैं। कंपनी जिससे काफ़ी ज़्यादा अपने यूज़ में लेकर प्रॉफ़िट कमाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल ये नया चल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर ही आपको स्टोरेज मिल जाएगा, सर्विसेज मिल जाएँगे। सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसके अलावा PaaS प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, है ना? तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आपको एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफ़ॉर्म, एक स्टोरेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर देता है और ये कहीं और स्टोर होता है, लेकिन आप कहीं से भी चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ईज़ी है आपके लिए, कि अलग-अलग मल्टीपल डिवाइसेज़ में आप लॉगिन करके, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने देखा होगा आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्ज़ाम्पल है। जियो क्लाउड आजकल चल रहा है, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्ज़ाम्पल है, तो ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आता है DIKW, हायरार्की होता है। D से होता है डेटा, I से होता है इन्फॉर्मेशन, K से होता है नॉलेज और W से होता है विज़डम, है ना? डेटा, सूचना, ज्ञान और विज़डम, बुद्धि, ये हायरार्की फ़ॉलो होता है, इसको हम कहते हैं DIKW। डेटा से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन से हम नॉलेज और उस नॉलेज का यूज़ करके हम जो है विज़डम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं पूरे, अगर हम कहें तो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए। रिडंडेंसी से क्या होता है? रिडंडेंसी क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर ड्यू टू रेपिटिशन। बार-बार अगर आप दोहराव करेंगे तो संचार में बाधा आ जाती है ना? रेपिटिशन अगर एक ही चीज़ बार-बार हो रही है तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। रिडंडेंसी उसी को हम कहते हैं। शैनन वीवर मॉडल जो है ना, ये क्या होता है? ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। शैनन वीवर मॉडल रेखीय मॉडल, लीनियर मॉडल है, एक तरफ़ा मॉडल होता है। इसमें 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, है ना? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और ये आपके जो है शैनन वीवर मॉडल में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, नॉन वर्बल मतलब होता है गैर शाब्दिक, है ना? यानी कि जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ना हो और शब्द चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, उससे फ़र्क नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोस्टली इमोशनल मीनिंग होता है। जैसे
आपने अपना मुंह बना लिया किसी के कुछ कहने पे, या फिर आपने इशारा कर दिया, तो उसमें शब्दों का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, लेकिन सामने वाला समझ गया कि आपका इंटेंशन क्या है। आपने आंख दिखा दिया, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। नॉइज क्या है? जब भी हम कम्युनिकेशन, जब भी हम संचार करते हैं, तो उसमें कुछ अगर डिस्टरबेंस, कुछ व्यवधान आता है, कुछ बाधा आता है, इसको हम कहते हैं नॉइज, है ना। अच्छा, मास कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये एक साथ बहुतेरे लोगों तक अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। और जन संचार भी इसको हम कहते हैं। तो लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस, है ना, बहुत बड़े ऑडियंस तक अगर आपको कोई चीज़ पहुँचानी, जैसे सरकार मान लीजिए कि कोई पूरे देश में जैसे कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना में क्या हुआ कि सरकार कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, तो बहुत बड़े लेवल पर जो है, बहुत डाइवर्स ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना था, तो उसके हिसाब से कम्युनिकेशन किया जाता था। रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मैसेजेज के माध्यम से। ये मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार क्या होता है? एक पदानुक्रम, एक हायरार्की को फ़ॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को फ़ॉलो करेगा कि सबसे पहले जो है जूनियर से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर असिस्टेंट तक जाएगा, असिस्टेंट के बाद फिर वो सीनियर तक पहुँचेगा। तो एक हायरार्की फ़ॉलो होता है, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसका एक टोन, एक तरीका होता है, चीज़ें लिखते हैं तो बहुत ही फॉर्मल वे में लिखते हैं। अच्छा, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक यानी आपका प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर भी कहते हैं। ये कम्युनिकेशन आपका, आपका संचार कितना प्रभावी रहा है, इससे हमें पता चलता है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो है वो सेंडर है। सेंडर ने मैसेज एन्कोड किया, एन्कोड किया। एन्कोड करने के बाद से एक चैनल का चुनाव किया। चैनल का चुनाव करके मीडियम, चैनल मीडियम जो भी हो, और इसके बाद ये रिसीवर तक पहुँचा और रिसीवर ने रिसीव किया है, तो फीडबैक देंगे, है ना? एक प्रतिक्रिया देंगे और इसी फीडबैक से हमें पता चलेगा कि मैसेज जो है वो कितना सही पहुँचा है रिसीवर तक, रिसीवर ने सही तरीके से उसकी व्याख्यान, उसकी इंटरप्रिटेशन किया है या नहीं किया है। तो फीडबैक कहीं न कहीं हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना प्रभावी रहा है। रिपोर्टिंग बायस नाम से ही समझ में आता है कि जब रिसर्चर जो है वो रिपोर्टिंग करते समय अपने पर्सनल व्यूज़, अपनी निजी धारणा को वहाँ पर लगा देते हैं, तो उसमें बायस आ जाता है। उसमें एक जो है वो कहीं न कहीं पक्षपात आ जाता है, इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग बायस। नहीं आना चाहिए। रिसर्चर को अपने पर्सनल बायसेस अपने रिसर्च में नहीं लगाना चाहिए, हम इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग बायस। सैंपलिंग क्या होता है? बड़े-बड़े हमारे पास जो है ना वो हमारा जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि हर एक लोग का आप जो है ना वो इंटरव्यू या क्वेश्चनेयर के माध्यम से उनका मत नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग अलग-अलग प्रकार का होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। उसके अलावा जो है वो आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है ना? तो आप अपने हिसाब से सैंपलिंग करते हैं। पर्पजीव सैंपलिंग होता है और उसके हिसाब से आप क्या करते हैं कि एक पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप जो जिसको आप चाहते हैं कि आपके पॉपुलेशन को, आपको लगेगा कि हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पॉपुलेशन को, तो आप उसको कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग एक छोटा नमूना कह सकते हैं, नमूना होता है जिसका चयन आप करते हैं पूरे जनसंख्या से। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। ये एक जो है ना वो पूर्वानुमान, एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होता है, टेस्टेबल प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप या तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, 1 सेकंड, या तो इसको आप एक्सेप्ट करते हैं और या तो रिजेक्ट करते हैं इस हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस आपको एक डायरेक्शन देता है, एक जो है वो आपको दिशा देता है आपके रिसर्च को, कि आप रिसर्च में भटके ना, एक दिशा पकड़ के चले, इसके लिए हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस भी अलग-अलग प्रकार का होता है। नल हाइपोथेसिस होता है ना? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 के नाम से जानते हैं और नल हाइपोथेसिस को H नॉट के नाम से जानते हैं। है ना? नल हाइपोथेसिस अज्यूम करता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है ना? कोई भी इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। नल हाइपोथेसिस हम उसी को कहते हैं, है ना? मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि एक हाइपोथेसिस बनाया कि दिस ड्रग इफेक्टिवनेस, ऐसे में मेरा इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग ऑन डायबिटीज पेशेंट, तो इसमें मैंने कोई भी मत नहीं दिया अपना कि क्या इफेक्टिवनेस है। लेकिन अगर मैंने कहा कि दिस ड्रग हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दिस डायबिटीज पेशेंट, यानी ये दवाई का एक पॉजिटिव प्रभाव है जो मधुमेह के जो रोगी हैं उनके ऊपर, तो ये एक जो है ना डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाता है। इसमें एक डायरेक्शन देता हूँ, लेकिन नल हाइपोथेसिस अज्यूम करता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं आता है ना, नो इफेक्ट कहता है कि भाई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी जाके आप सही तरीके से आप जाँच पाएँगे कि प्रभाव है या नहीं है। टाइप 1 एरर क्या होता है? जब हम एक
सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फा एरर, महापाप इसको हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ इसको महापाप। यानी अगर नल हाइपोथेसिस सही और फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इसको हम कहते हैं महापाप। वही अगर आपने एक गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर या बीटा एरर कहते हैं इसको हम, है ना? तो ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना या फॉल्स को एक्सेप्ट कर लेना, ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कहलाता है, अल्फा एरर, बीटा एरर। एक्शन रिसर्च क्या होता है? क्रियात्मक शोध क्या होता है? ये याद रखेंगे। क्रियात्मक शोध जो है ना, ये टीचर्स द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। क्लासरूम प्रैक्टिस, कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित जो समाधान है उसके लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च जो है हमें ये इंस्टेंट हमें सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक्शन रिसर्च होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत शोर हो रहा है तो आपने बच्चों का सीट चेंज कर दिया, एक्शन रिसर्च है। उससे अगर प्रभाव पड़ा तो आपको लगा कि हाँ, ये हमारा सफल रहा, है ना? अच्छा, प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म को हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। किसी और के काम को अपने नाम पे छपवा दिया या किसी और के काम को बिना मेंशन किए, बिना क्रेडिट दिए आपने यूज कर लिया, इसको हम प्लेजरिज्म में काउंट करते हैं। तो इसका मतलब है अदर्स वर्क को विदाउट क्रेडिट अगर आप यूज कर लेते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है? विश्वसनीयता जो है, ये मापन के परिणामों की स्थिरता है। यानी आप जो है वो कितन बार-बार भी अगर रिसर्च कर रहे हैं और सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलर कंडीशन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिमिलर कंडीशन में अगर सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलर रिजल्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी यानी वैधता जो है, ये एक्यूरेसी को दर्शाता है कि कितना एक्यूरेट है। जो आप मापना चाहते हैं वही अगर माप रहा है, मान लीजिए कि आप मापना चाहते हैं कि विंटर बहुत है तो सर्दियों का क्या हाल है, कितना टेम्परेचर है, और माप के आगे आप प्रेशर, तो फिर वो वैलिड नहीं रहा ना। वैलिडिटी का मतलब ही होता है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, यूजीसी जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में। और जल्दी-जल्दी और भी चीज़ें बता देता हूँ। पहला अगर कहे कि भाई पहला कमीशन कौन-सा था, तो वो था राधा कृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको हम कहते हैं, राधा कृष्णन कमीशन। और ये जो है आपका 1948-49 में आया था। पहला हमारा भारत का, आज़ाद भारत का ये कमीशन था या कमिटी। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, तो इसको मुडलियर कमीशन के भी नाम से जानते हैं। ये भी पूछ देता है सवाल, मुडलियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और 1952 में, है ना, 1952-53 में ये आया था। यूजीसी को स्टैब्लिश किया गया 1956 पर। यूजीसी स्टैब्लिश हुआ था राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा ही रिकमेंडेशन के ऊपर। 1953 में आ गया था, 1956 में ऑफिशियली इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और ये एक और चीज बताता हूँ, एक होता है हैकी, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो है आपका एक अम्ब्रेला बॉडी होने वाला है NEP 2020 में। इसके बारे में बात किया गया था, जिसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी जितने हैं, जैसे AICT है, UGC है, इन सबको मर्ज करके और एक अम्ब्रेला बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा, हैकी के अंदर, ताकि इनके आपस में जो कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है या टाइम लग जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है ना। तो चीज़ें एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है ना, नैक, ये रेटिंग देता है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि भाई क्या उनका रेटिंग है, A+, B+, ऐसे अलग-अलग मानकों पर रेटिंग होता है। NIRF रैंकिंग होता है, तो ये रैंक देता है, रैंकिंग फ्रेमवर्क है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है HEIs, इनको ये रैंकिंग देता है अलग-अलग मानकों के ऊपर। CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके बारे में NEP 2020 में बहुत बढ़-चढ़ के बात किया गया। क्रेडिट सिस्टम आ गया है, तो अगर आप 1 साल पढ़ के भी अगर छोड़ते हैं क्लास, तो आपका वो साल खराब नहीं जाएगा, क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना? तो एक, अच्छा, इसी को स्टोर करने के लिए ABC आता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है ना, ये क्रेडिट का एक बैंक आप मान सकते हैं, जहाँ पर क्रेडिट स्टोर होता है ना? जिसको हम कहते हैं CBCS, सॉरी ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ग्रीन कैंपस जो है क्या होता है? ग्रीन कैंपस इको फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे शैक्षिक परिसर है, इसमें हम अपने परिसर को हरित रखें। और सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि पेड़ पौधे लगाना तो है ही, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कम हो, और जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल हो, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो, ये ग्रीन कैंपस इसको हम कहते हैं। FDI क्या होता है? एजुकेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन में FDI है ना, वो क्या करता है, भारत में जैसे शिक्षा में बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विदेश से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको हम FDI इन एजुकेशन कहते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए एसडीजी आपको मालूम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना? कुल मिला के 17 गोल्स और 169 टारगेट इसके अंदर आते हैं। 2015 में एमडीजी को रिप्लेस किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जो कि जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को काफ़ी व्यापक नहीं था, तो उसी को रिप्लेस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया 15 साल का, और मैक्सिमम चीज़ें जो है इसमें पूरी हो भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट भी रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। आप विकास भी करते रहिए, करंट ट्रेंड को भी फॉलो करिए, लेकिन फ्यूचर के नीड्स, भविष्य को हानि पहुंचाए बिना, है ना, भविष्य के आने वाले जनरेशन को भी का भी ख्याल रखिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? भारत पूरे विश्व के टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, ये ह्यूमन एक्शन की वजह से वृद्धि हो रहा है ना? तो इसी वृद्धि को हम, पूरे अर्थ के टेम्परेचर की वृद्धि को हम वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसके बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे बेमौसम बरसात हो गया, कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रहा, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक जो है वो रिजल्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? और यही है अभी का हमारा 51 वन लाइनर्स ये रहे। आई होप कि इन 51 वन लाइनर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके भी बताइए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। एक ही आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, किया करिए लाइक शेयर। करने से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और ये हमारा जो कम्युनिटी है, ये छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, है ना? और भी लोगों को हेल्प मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।